इजराइल ने 6 डेज वॉर में जब एक साथ 4 अरब मुल्कों को हराया था तो उसके बाद सभी को लगा था कि शायद अरब देश हार मान लेंगे, इजराइल से नहीं भिड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इजराइल जीता कैसे था इसकी बात हमने पिछले वीडियो में की थी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। लेकिन उस हार के बाद क्या हुआ था इस पर बहुत कम बात होती है, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कैसे अरब मुल्कों ने मिलकर लगभग इजराइल का वजूद ही मिटा दिया था। तारीख थी 6 अक्टूबर, साल था 1973। अगर गौर करेंगे तो 7 अक्टूबर को ही पिछले साल हमास ने भी इजराइल पर हमला किया था, बिल्कुल उसी अंदाज में। तो ये वॉर मिडिल ईस्ट के लिए, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे कहा जाता है योम किपुर वॉर। तो दोस्तों, 6 दिन की जंग के बाद 6 साल बाद 6 अक्टूबर की तारीख को दोपहर 2 बजे इजिप्ट और सीरिया एक साथ ऐसा मिलिट्री ऑफेंसिव लॉन्च करते हैं जिसकी खबर मिलने के बाद तब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर मोशे डयान पब्लिक से कहते हैं, ये हमारे तीसरे टेम्पल को बचाने की लड़ाई है और अगर अरबों को नहीं रोका गया तो इजराइल तबाह हो जाएगा। ठीक सुना आपने, इजराइल तबाह हो जाएगा। The attack began at 1400 hours. Egypt pounded the entire length of the Bar-Lev line with every weapon available. بدأت المدفعية على طول خط القناة بقصف تحصينات العدو بوابل من النيران। इजराइल के छोटे से इतिहास में योम किपुर का दिन सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि उस दिन न केवल इजराइल की तकदीर पर सवाल उठा था बल्कि उसका वजूद भी खतरे में आ गया था। हमास के अक्टूबर 7 अटैक की तरह पूरे इजराइल में उस दिन पैनिक और दहशत का माहौल बन गया था, क्योंकि ये लड़ाई फैसले की लड़ाई थी, जीने मरने की लड़ाई थी, इजराइल के वजूद की लड़ाई थी। अरब मुल्कों का सरप्राइज अटैक न केवल इजरायलीज को सरप्राइज करता है बल्कि अमेरिका, सोवियत यूनियन सब हैरान परेशान रह जाते हैं कि अटैक कैसे हो गया, क्योंकि खुद इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर इली ज़ायरा ने अटैक के एक रात पहले कहा था रीजन में जंग होने के जरा भी आसार नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ जो अगले दिन ही जंग शुरू हो गई। दरअसल 6 दिन की जंग के बाद इजराइल ने इजिप्ट के साइनाई पेनिनसुला, गजा स्ट्रिप और जॉर्डन का आधा वेस्ट बैंक, यरूशलेम का पुराना शहर प्लस सीरिया के गोलान हाइट्स, इन सब पर कब्जा जमा लिया था और उनको मैनेज भी कर रहा था। अगर साइनाई पेनिनसुला की बात करें तो ये जो सुएज कैनाल है ये बेसिकली एक रिवर है और रिवर की दूसरी साइड पर साइनाई पेनिनसुला है और इजराइल ने दूसरी साइड पर एक बार लीव लाइन बनाई थी। इस लाइन के पीछे जितना एरिया था सब आईडीएफ के कंट्रोल में था। वहीं ऊपर गोलान हाइट्स की तरफ उसने एक पर्पल लाइन बनाई थी। यहाँ भी ये लाइन यही डिनोट करती थी कि लाइन से पहले का एरिया इजराइल के कंट्रोल में है। अब ये जो बार लीव लाइन थी इसके थोड़ा सा बाद और रिवर के पहले इजराइल ने मशीनों का इस्तेमाल करके रेतीले पहाड़ बना दिए थे। अभी ये भी समझाऊंगा कि आईडीएफ ने ऐसा क्यों किया था। फिर इस लाइन के पीछे इजराइल ने कई सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बना रखे थे जहां इजरायली सैनिकों से लेकर टैंक्स, एंटी टैंक्स मिसाइल्स, सरफेस टू एयर मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, मोटार, ऐसे कई वेपन्स थे। खाली यहाँ नहीं बल्कि गोलान हाइट्स पर भी ऐसा ही था, यानी दोनों जगह पर उसने अपनी तैनाती मजबूत कर रखी थी। इनफैक्ट कहा तो ये भी जाता है कि इन जगह पर मौजूद सैनिक हर समय इतना एक्टिव रहते थे मानो अगले घंटे ही जंग शुरू होने वाली है। मतलब इजराइल ने तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और इतिहास गवाह है, हमेशा जंग जीतने वाले ही अपनी शर्तों के अनुसार नई दुनिया बनाते हैं। इजराइल के तब के प्राइम मिनिस्टर लेवी एशकोल को भी यही लगता था कि अब अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके कब्जे में अरब मुल्कों की काफ़ी ज़मीनें थीं जिसे लौटाने के बदले वो ये 3 डिमांड्स कर रहे थे। नंबर 1 रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल, नंबर 2 पीस विद इजराइल, नंबर 3 एंगेजमेंट विद इजराइल। लेवी एशकोल ने ये प्रपोजल सोवियत यूनियन के जरिए सारे अरब लीडर्स तक पहुंचाने की कोशिश की, पर किसी ने भी इस पर साइन नहीं किया। उन्होंने उल्टा इजराइल को पैगाम भेजा कि न वो इजराइल के वजूद को मानेंगे, न उसके साथ शांति कायम करेंगे, ना ही वो इजराइल के साथ किसी भी तरह का ट्रेड करेंगे। इसको 3 नोज की पॉलिसी भी कहा जाता है। फिर 1969 में लेवी एशकोल का देहांत हो जाता है और इजराइल की नई प्राइम मिनिस्टर बनती हैं गोल्डा मेयर, जिनको लोग नेतन्याहू का फीमेल वर्जन भी कहते हैं, क्योंकि ये अरब देशों से जीती किसी भी जमीन को लौटाने के प्रस्ताव पर कभी मुहर नहीं लगाती हैं। इधर इजिप्ट में भी नासिर का देहांत हो जाता है और उसके बाद गद्दी पर आते हैं अनवर सादात, एक रेवोल्यूशनरी जो सरकार बनने के कुछ समय बाद ही डिक्लेयर कर देते हैं कि अरब इजराइल जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक इजराइल का नक्शा दुनिया के मैप से निस्तनाबूद नहीं हो जाता। इसके साथ ही सीरिया में भी तख्तापलट हो जाता है और वहाँ हाफिज अल असद की सरकार आती है। असद की चाहत भी ऐसी होती है कि इजराइल से जंग करके गोलान हाइट्स को वापस ले लिया जाए, यानी
माहौल तैयार हो रहा था और साफ हो गया था कि जंग दोबारा होगी। बस सवाल ये था कि कब और किस तरह होने वाली है। हालांकि कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं जिसमें बताया गया है कि इजिप्ट के नए शासक अनवर सादात बिना जंग हुए ही किसी तरह साइनाई पेनिनसुला वापस लेना चाहते थे, जिसके चलते वो इजरायली लीडर्स से मीडिएटर्स के जरिए बातचीत किया करते थे। लेकिन बस एक दिक्कत थी, इजिप्ट को अपनी ज़मीन तो वापस चाहिए थी, पर इजराइल की शर्तों की बुनियाद पर नहीं। यानी वो ज़मीन के बदले इजराइल के वजूद को मानने को तैयार नहीं थे, जिसके चलते गोल्डा मेयर और उनका कैबिनेट कभी इस प्रपोजल को अप्रूव नहीं करता है। 1.5 साल के अंदर ही अनवर सादात को अच्छी तरह से समझ आ जाता है कि इजरायली लीडर्स उनकी शर्त को कभी नहीं पूरा करने वाले हैं। अब उनके पास एक ही रास्ता था अपनी ज़मीन को वापस लेने का, और वो था साइनाई से आईडीएफ का खात्मा करना। सादात 1971 के दशक में बयान देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि फैसले की घड़ी आ गई है, यानी इजराइल से जंग करना होगा। और इसी के चलते इजराइल साइनाई पेनिनसुला रीजन में रीइंफोर्समेंट भेजता है। पर कमाल तो देखिए, इतना बड़ा बयान देने के बाद भी अनवर सादात और इजिप्ट की आर्मी कोई एक्शन नहीं लेती है, जिसके चलते इजराइल के मन में अनवर सादात की ये इमेज बनती है कि वो एक फेंकू है जो एक्शन नहीं लेगा। लेकिन यहीं उनसे सबसे बड़ी चूक हो जाती है, क्योंकि जब अनवर सादात ने कहा था फैसले की घड़ी आ गई है, तो उसका मतलब ये नहीं था कि इजराइल पर हमला किया जाए, बल्कि एक सीक्रेट वॉर कैबिनेट बनाने का फैसला लिया गया था इजिप्ट में, जिसका काम था इंटेलिजेंस इकट्ठा करना कि आईडीएफ कौन कौन सी जगह पर स्ट्रांग है, उन जगहों को किस तरह तबाह किया जा सकता है, कैसे वेपन्स का इस्तेमाल करना होगा, अगर इजरायली रीइंफोर्समेंट आती है तो उसको कैसे टैकल किया जाएगा। यानी एक लाइन में कहा जाए तो इस कैबिनेट कमेटी का काम था कि ये साइनाई पेनिनसुला का एक इन्वेजन प्लान बनाएगी। अब इस कमेटी के आगे सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो ये कि इजिप्ट के लड़ाके किस तरह कैनाल के बीच की रिवर को पार करके लीव लाइन क्रॉस करेंगे। दरअसल इसको इस तरह समझिए, सामने नदी है, नदी के उस पार आईडीएफ के कई सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जहां से वो रिवर में हो रही हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए थे, और अगर वो चाहते तो रिवर में मौजूद किसी भी शिप को कभी भी बम गिराकर डुबो सकते थे। हालांकि वो ये हर जगह से नहीं कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे जहां से ये करना उनके लिए बहुत आसान था, पॉसिबल था। जब ये इन्फॉर्मेशन उस कैबिनेट को मिलती है तो उन्हें समझ आ जाता है कि इजिप्ट के लड़ाकों को किस तरह से रिवर के उस पार भेजा जाएगा। लेकिन एक बार रिवर क्रॉस कर भी लिया तो भी ये गारंटीड नहीं था कि आईडीएफ के बफर जोन्स को तबाह किया जा सके। वो इसलिए क्योंकि लीव लाइन के थोड़े से बाद में आईडीएफ ने रेतीले पहाड़ बनाए थे। दरअसल आईडीएफ ने इसे बनाया इसलिए था ताकि एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किए जा सके, क्योंकि जितना टाइम लगेगा इजिप्ट के लड़ाकों को इस पर चढ़ने में, उतनी देर में आईडीएफ ऊपर से बम गिरा सकती है, जिससे चढ़ रहे सारे फौजी एक साथ मारे जाएंगे। और खाली यही समस्या नहीं थी, कैबिनेट को यह भी मालूम था कि अगर इजिप्ट साइनाई पर आक्रमण करता है तो इजराइल फाइटर जेट्स आईडीएफ की मदद करने आएंगे। अब उनसे किस तरह निपटना है ये भी इसी को तय करना था। उधर 6 दिन की जंग के बाद जॉर्डन का अप्रोच पूरी तरह से बदल चुका था। इससे पहले 6 दिन की वॉर में अरब मुल्कों के बीच अच्छे तालमेल न होने के कारण जॉर्डन के हाथ से इजराइल के पुराने शहर का कंट्रोल चला गया था। इतना ही नहीं, जॉर्डन के किंग हुसैन को इजिप्ट के नासिर की तरफ से दी गई फॉल्स इन्फॉर्मेशन का जब सच मालूम हुआ तो उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है। ये वजह है जॉर्डन यूनाइटेड अरब रिपब्लिक का पार्ट होने के बावजूद इजराइल से पंगा नहीं लेना चाहता था। जॉर्डन के उस समय रीजन में ज्यादा दोस्त भी नहीं थे, यानी साफ था कि इजराइल के साथ जंग करने में जॉर्डन के किंग को कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था, जिसके चलते अब वो मानसिक स्तर पर इस बात को स्वीकार भी कर चुके थे कि इजराइल के साथ मिलकर काम करना होगा। खैर, इजिप्ट के सादात ने जहां अपने मुल्क में एक सीक्रेट कैबिनेट बनाई, ठीक वैसा ही एक्शन लेते हुए सीरिया के नए प्रेसिडेंट हाफिज अल असद ने भी एक सीक्रेट वॉर कैबिनेट बना डाली, जो अगले 2 साल तक इतना गुप्त रहकर काम करता है कि सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर तक को इसके बारे में नहीं पता चलता है। कहा जाता है कि ये करने का आइडिया सादात ने ही दिया था, क्योंकि उनको मालूम था कि उनके देश में कई ऐसे गद्दार हैं जो इजराइल की एजेंसी मोसाद के लिए काम करते हैं, उनके जासूस हैं। ऐसे में काम अगर ओपनली किया जाता तो रिस्क था कि इजराइल को उसकी खबर पहले से ही मिल जाती। खैर, दोनों कैबिनेट प्लानिंग तो 1.5 साल के अंदर ही कर लेते हैं, पर अभी भी एक दिक्कत थी इस प्लान को अंजाम देने में, वो थी आर्मी को कैसे ट्रेन किया जाए। अब इसके लिए अनवर सादात ऑथराइज्ड करते हैं इजिप्ट की आर्मी कैनाल के पास बेसिस बनाए और वहाँ पर ट्रेनिंग करे। देखने से लगना चाहिए कि यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है, आम सी ट्रेनिंग, जो वो मई 1973 के दौरान शुरू करते हैं। जब आईडीएफ देखती है कि इजिप्ट की आर्मी का कंस्ट्रक्शन एक बार फिर कैनाल के पास बढ़ रहा है तो वो रीइंफोर्समेंट भेजती है, पर बाद में पता चलता है कि इजिप्ट खाली ट्रेनिंग कर रहा था, उसका एक्शन लेने का कोई प्लान नहीं था।
पर इस बार ये चीज़ इजराइल को महंगी पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि इजराइल से साइनाई पर रीइंफोर्समेंट भेजने के कारण हर बार उनका काफ़ी पैसा खर्च हो रहा था, जिस पैसे का कोई यूज़ भी नहीं होता था। हर बार इजिप्ट पीछे हट जाता, सारी लागत धरी की धरी रह जाती। ऐसा एक बार नहीं बल्कि पहले मई में होता है, फिर जुलाई में होता है, एक बार फिर अगस्त में होता है। यही वजह है कि जब सितंबर के महीने में इजिप्ट की आर्मी एक बार फिर से कैनाल के करीब अपना कंस्ट्रक्शन बढ़ाना शुरू करती है तो इजरायली लीडर्स इस बार रीइंफोर्समेंट नहीं भेजते हैं। और उनका ऐसा करने के पीछे केवल ये कारण नहीं था कि इजिप्शियन आर्मी अटैक नहीं करेगी, बल्कि उन दिनों रमज़ान का महीना चल रहा था और इस्लामी मान्यताओं के अनुसार इस महीने में जंग नहीं करनी चाहिए। तो इजरायली इंटेलिजेंस एनालिस्ट यही एडवाइस देते हैं कि कुछ नहीं, ये तो फिर से प्रैक्टिस की जा रही है। पर सिर्फ 3 लोगों को पता था कि इस बार ऐसा नहीं होगा, अनवर सादात, हाफिज अल असद और किंग हुसैन ऑफ जॉर्डन। और कमाल तो देखिए कि 30 सितंबर को ऐसा कहा जाता है कि जॉर्डन के किंग तेल अवीव में इजराइल की प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर से मिलने जाते हैं और वो उन्हें इस प्लान के बारे में बता देते हैं। इसके बाद गोल्डा मेयर एक स्पेशल कैबिनेट मीटिंग करती हैं जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वोटिंग करके ये डिसाइड किया जाए कि रिजर्व आर्मी को एक्टिव आर्मी के साथ जोड़ना है या नहीं, क्योंकि उसके बगैर इजराइल की आर्मी इजिप्ट को फेस नहीं कर सकती थी। पर वहाँ उनके सामने एक एजेंसी जो इजराइल की ऑफिशियल मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी थी और जिसके डायरेक्टर थे एली ज़ायरा, कहते हैं जॉर्डन के किंग पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका एक ऐसा खुफिया जासूस है जो इजिप्ट की टॉप लीडरशिप का हिस्सा है और अगर इजिप्ट कभी भी अटैक करने का फैसला लेगा तो वो जासूस इजराइल को 48 घंटे पहले ही आगाह कर देगा कि कब और कहां अटैक होगा, यानी 2 दिन पहले ही उन्हें सब पता चल जाएगा। तो वो आसानी से रिजर्व आर्मी को एक्टिव आर्मी के साथ जोड़ सकेंगे और अटैक को आसानी से रोक भी लेंगे। अब इसके चलते कैबिनेट ये डिसाइड करता है कि रिजर्व सैनिकों को एक्टिव आर्मी के साथ कभी ना जोड़े। और जब ये बात सादात को पता चलती है तो उन्हें समझ आता है कि मछली पूरी तरह से उनके जाल में फंस चुकी है। अब बस रह गया है हमला करके उससे निपटना। दोस्तों 4 अक्टूबर को एक कैबिनेट मीटिंग हुई। उसके ठीक 2 दिन बाद 6 अक्टूबर को पूरे इजराइल में छुट्टी का दिन था क्योंकि उस दिन योम किपुर का दिन था। यहूदी मान्यताओं के अनुसार यह दिन अपने पापों के माफ़ी मांगने का दिन होता है, जिस कारण सभी लोग काम धंधे छोड़कर रिलीजियस साइट्स पर जाकर अपने पापों का पश्चाताप करते हैं। इत्तेफाकन इसे खुशी को मनाने के लिए साइनाई में मौजूद सैनिक भी उस दिन थोड़ा फ्री हो जाते हैं और यहीं से शुरू होता है इजिप्ट का ऑपरेशन बद्र, यानी आईडीएफ के वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जहां से वो बोट्स पर हमला कर सकता था उन्हें इजिप्ट की आर्मी आर्टिलरी के जरिए तबाह करने लग जाती है। फिर इजिप्शियन एयरफोर्स ऊपर से इन पॉइंट्स प्लस वो जगह जहां कम्युनिकेशन फैसिलिटीज थी उन्हें रेड करके तबाह करने लग जाती है। कुछ ही देर के अंदर लगभग सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर बम गिराकर इजिप्ट की आर्मी ने पहले बाजी मार ली थी और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन बद्र का फेज 2, जब कैनाल रिवर की हर तरफ से इजिप्शियन ट्रूप्स बोट लेकर लिवलैंड की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और आईडीएफ की तरफ से बनाए गए रेतीले पहाड़ को वो कुछ इस तरह डिस्ट्रॉय करते हैं। ये देखने के बाद आईडीएफ और पैनिक कर जाती है क्योंकि सामने से हजारों इजिप्शियन सैनिक चले आ रहे थे जिनसे लड़ने के लिए उनके पास सफिशिएंट हथियार नहीं थे। यही वजह है कि वो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को छोड़कर पीछे हटना शुरू करती है और इजिप्ट की आर्मी इसका फायदा उठाते हुए अपनी तरफ के हथियार इस तरफ ले आना शुरू कर देती है। इतना ही नहीं, ऊपर गोलान हाइट्स में सीरिया की आर्मी ने भी पहले हवाई रेड करके आईडीएफ के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को तबाह किया, फिर वो भी जमीनी कार्रवाई करने लगी। कुछ ही घंटों में उसने भी पर्पल लाइन क्रॉस कर ली थी, यानी दोनों तरफ से इजराइल हार रहा था। जब ये खबरें इजरायली लीडर्स तक पहुंची तो वो बुरी तरह से चौंक गए कि ये क्या हो गया। यही वजह है कि वो इजराइल की एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को साइनाई की तरफ भेजते हैं और ज़मीनी रीइंफोर्समेंट के तौर पर 300 टैंक्स को गोलान हाइट्स के लिए रवाना कर देते हैं। पर किसे मालूम था कि दोनों की आर्मी ये भी झेल लेगी, क्योंकि जब इजराइल के विमान साइनाई में बम गिराने आए तो उन्हें 2 जगह दुश्मनों का सामना करना पड़ा। एक आसमान में उड़ रहे इजिप्शियन फाइटर जेट्स, दूसरे रूस से मिले सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो नीचे से हो रही इजराइल के विमानों को डिस्ट्रॉय कर रही थी। उधर एक और रूसी हथियार जिसे AT-3 सैगर कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करके सीरिया की आर्मी इजराइल के टैंकों को इस तरह टारगेट करती है। अक्टूबर 6 से अक्टूबर 7 आ जाता है और अब इजिप्शियन आर्मी आधे साइनाई को आईडीएफ से छुड़ा चुकी होती है। अब हो सकता है आपके मन में आए कि ऑपरेशन बद्र सक्सेसफुली लॉन्च करने के बाद तो इजिप्ट की आर्मी ये जंग जीत गई होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उनसे एक गलती हुई जिसने पूरा पासा पलट दिया। साइनाई में लड़ रही इजिप्शियन आर्मी को आसमानी कवर मिल रहा था रशियन सरफेस टू एयर मिसाइल्स के कारण। बेसिकली आर्मी SAM डिवाइसेस के अंडर कवर में लड़ रही थी।
इसे बदलते हुए सादात ने ऑर्डर दिया कि आर्मी की एक टुकड़ी मिथला पास यानी साइनाई का सेंटर और वो जगह जो आईडीएफ का मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उस पर रेड करे, उसे कब्जे मिले। इसे करने के लिए कमांडोज तो रेडी थे, पर एक दिक्कत थी, उनके पास एसएएम डिवाइसेस नहीं बचे थे जो उन्हें कवर दें। यही वजह है जो इजिप्ट की आर्मी के जनरल मिथला पास के ऑफेंसिव के अगेंस्ट हो जाते हैं, पर सादात उनकी एक न सुनते हैं और आर्मी को कमांड देते हैं कि वो मिथला के लिए रवाना हो जाएं। 300 टैंक्स लेकर आर्मी की एक टुकड़ी चल देती है, पर नतीजा वही निकलता है जो जनरल ने आगाह किया था, यानी आसमानी कवर न होने के कारण आईएफ इस टुकड़ी पर आसमान से बमों की बारिश कर देती है। फिर सामने से आईडीएफ भी इन पर रेड कर देती है और 300 में से 250 टैंक तो बैटल के दौरान ही तबाह हो जाते हैं। वहीं आईडीएफ के केवल 50 टैंक ही खराब होते हैं। ये होता है इजराइल का पहला सक्सेसफुल काउंटर अटैक। ये हुआ था 9 अक्टूबर के दिन। इसी दिन एक चीज ऐसी भी हुई जिस कारण आईडीएफ अपने खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस रीगेन कर लेती है। दरअसल जिस दौरान बैटल ऑफ मिथला पास चल रहा था उसी दौरान SR-71 एक अमेरिकन स्पाई प्लेन साइनाई की जांच पड़ताल कर रहा था और तभी उसने ये डिटेक्ट किया कि इजिप्ट की आर्मी कैसे ऑपरेट कर रही है। यानी उसकी खोज थी इजिप्ट ने 2 आर्मी भेज रखी थी, जिसमें एक वेस्ट की तरफ थी, दूसरी ईस्ट यानी मिथला पास के एरिया की तरफ थी। वॉर कैबिनेट की स्ट्रेटजी तो ये रही होगी कि ये दोनों आर्मी एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर दूर रहेंगे ताकि एक के ऊपर हमला हो तो दूसरा उसे बचा सके, पर जमीनी हकीकत बदल चुकी थी। दोनों आर्मी के बीच कई किलोमीटर का डिफरेंस आ गया था। जब ये बात आईडीएफ को पता चली तो उन्हें कमाल का आइडिया आया। जनरल शेरॉन जो 143rd आर्मर्ड डिवीजन के मेन कमांडर थे, उनको आईडीएफ की तरफ से कमांड दिया जाता है कि वो कैनाल के वेस्ट साइड में जाकर डेरा डाले और ये इंश्योर करे कि अब किसी प्रकार का भी इन्फिल्ट्रेशन इजिप्ट ना कर सके। इसके बाद इजरायली जनरल शेरॉन ने एक बोल्ड फैसला लिया। डिफेंसिव होने के बजाय इजरायली आर्मी के जवानों को सुएज कैनाल पार करके इजिप्ट में दाखिल हो जाने का आदेश दे दिया। 15-16 अक्टूबर आते आते इजरायली आर्मी ने इजिप्ट आर्मी के बीच गैप का फायदा उठाया और कैनाल पार करके इजिप्ट में दाखिल हो गए और कुछ टुकड़ियां साउथ की तरफ गईं और कुछ ईस्ट की तरफ, और इजिप्ट की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। सप्लाई, कम्युनिकेशन, रीइंफोर्समेंट सब रोक दिया गया। 23 अक्टूबर तक इलाके में मौजूद इजिप्शियन आर्मी को इजराइल ने घेर लिया और यहाँ से पूरा युद्ध बदल गया, क्योंकि सीरिया पहले ही 10 अक्टूबर तक हार मान चुका था। इजरायली फोर्सेस सीरिया की राजधानी दमास्कस तक पहुंच गई थी। इसमें कई गलतियां थी अरब मुल्कों की जो वो ये जीती हुई जंग हार गए। जैसे इजिप्ट और सीरिया ने साथ में लॉन्च किया था अटैक, लेकिन दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। थोड़ी बहुत जीत मिली भी, लेकिन उसके बाद ही वो डिफेंसिव हो गए थे, जिसका फायदा इजराइल ने उठाया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वॉर के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो पार्ट 3 कमेंट कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।